चलिए फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में हम मिसलिनियस एक्सरसाइज को ही कंटिन्यू करने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 तक पूरा कर चुके थे। आज 12 से आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो में ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। तो मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ कि मिसलेनियस एक्सरसाइज सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज होती है। बोर्ड के पेपर में आने वाले ज़्यादातर सवाल या तो मिसलेनियस से होते हैं या फिर एग्जाम्पल्स में से होते हैं। इसलिए मिसलेनियस और एग्जाम्पल्स को दोनों को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, अच्छा। तो अभी हम अपने सवाल पर फोकस करते हैं। और जिन बच्चों ने इससे पहले का लेक्चर नहीं देखा तो वो पहले के लेक्चर 1 और 2 देखें और उसके बाद ही तीसरे लेक्चर पर आएँ। ठीक है, और मिसलेनियस एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले जो नॉर्मल एक्सरसाइज होती हैं उनको पढ़ना भी ज़रूरी होता है। ठीक है, चलिए समझना शुरू करिए। सवाल नंबर 12। इस सवाल में लिखा हुआ है कि इफ़ ए एंड बी आर द स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। ए और बी जो हैं वो दोनों क्या हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स कैसा होता है, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ए और बी दोनों क्या हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। ठीक है, सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए बी जो है वो किसके इक्वल है, बी ए के। देन प्रूव बाय इंडक्शन दैट ए बी एन इज इक्वल टू बी एन ए। प्रूव बाय इंडक्शन, इंडक्शन का मतलब कि पीएमआई, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, उससे हमें प्रूव करना है कि ए बी एन जो है वो बी एन ए के इक्वल होगा। फर्दर प्रूव दैट ए बी रेज टू द पावर एन इज इक्वल टू दिस। मतलब उसके बाद जब हम इसे प्रूव कर लेंगे उसके बाद हमें ये भी प्रूव करना होगा। ठीक है, तो हमारा सवाल इस तरह से है कि हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं ए और बी जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। ए बी जो है वो बी ए के इक्वल दे रखा है। पहले ये प्रूव करना है फिर ये प्रूव करना है, और दोनों को प्रूव करने के लिए इस्तेमाल करना है किस मेथड का, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का। तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के कुछ स्टेप्स होते हैं जो हमेशा सेम ही होते हैं। जैसे कि पहले P1 निकालो, पहले जो दिया गया स्टेटमेंट है उसे Pn मान लो, फिर P1 निकालो, उस पर चेक करो कि ट्रू है या नहीं है, फिर Pk निकालो और उसके बाद फिर Pk+1 पे उसको प्रूव करो। ठीक है, तो ये चार चीज़ें होती हैं, तो इनको हम करना शुरू करते हैं। सवाल को बहुत ध्यान से देखिएगा, बेहतरीन क्वेश्चन है और बीच में बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा वीडियो को। ठीक है, तो करते हैं शुरू। हमारा जो सवाल है इसमें जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये, इसको हम मान लेते हैं पी एन, ए बी एन इज इक्वल टू बी एन ए। ठीक है, हमने इसको पी एन मान लिया है जो प्रूव करना है। अब इसके बाद हम ये चेक करेंगे कि क्या ये एन इज इक्वल टू 1 पर ट्रू है या फिर नहीं है। ठीक है, अब सही दिख रहा होगा। तो P1 निकालते हैं, P1 पे चेक करते हैं कि ट्रू है या नहीं। n की जगह 1 रख दिया, फिर n की जगह 1 रख दिया a। तो अभी क्या आ रहा है, ए बी इज इक्वल टू बी ए आ रहा है। तो अगर ये नॉर्मल नंबर होते, मल्टीप्लाई के नंबर होते कि 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 आ रहा होता तो हम सही लिख देते। ठीक है, कि ये ट्रू है। लेकिन अभी ये जो ए और बी हैं ये दोनों क्या हैं, मैट्रिसेस हैं। तो मैट्रिसेस में कभी भी ए बी जो है वो बी ए के इक्वल नहीं होता। मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता, ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं। सारे केसेस में कम्यूटेटिव नहीं होता, कुछ केसेस में कम्यूटेटिव होता है। तो ए बी को हम बी ए के इक्वल नहीं कह सकते अभी, लेकिन ये जो दे रखा है ए बी इज इक्वल टू बी ए, इसके हिसाब से तो कहा जा सकता है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो बी ए है इसकी जगह ए बी लिख देंगे। तो अब एल एच एस में भी ए बी है और आर एच एस में भी क्या है, ए बी है। तो ये जो है ये ट्रू हो गया है, इसके लिए लिखेंगे विच इज़ ट्रू। मैथमेटिकल इंडक्शन के जो सवाल होते हैं उसमें एन की जगह 1 रख के देखते हैं कि एल एच एस आर एच एस दोनों इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। जब इक्वल आ जाते हैं तो हम ऐसे लिख देते हैं कि विच इज़ ट्रू। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। इसके बाद लिखते हैं कि लेट द रिजल्ट बी ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के। मान लेते हैं कि ये रिजल्ट जो है वो एन इज इक्वल टू के लिए भी क्या होगा, ट्रू होगा।
तो हम क्या करेंगे कि हमारे सवाल में जहाँ पर n लिखा हुआ है उनकी जगह पर हम k लिख देंगे। a b की पावर k इज इक्वल टू b की पावर k इंटू a, और हमेशा की तरह से यहाँ पर इक्वेशन 1 बन जाएगी। हमने इस एक्सरसाइज के जो शुरुआती 3 सवाल थे वो भी PMI से करे थे, और उनमें भी हमने इसी तरह से जब n इज इक्वल टू k लिखा था तो उससे हमने एक इक्वेशन तैयार की थी जो आगे हमारे काम आती थी। ठीक है, तो अभी हमने n इज इक्वल टू k तक का कर लिया, बाकी अब हम अगले पेज पर लेते हैं। ठीक है, अगले पेज के लिए हमें ऐसे लिखना पड़ेगा कि लेट द रिजल्ट बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। मान लेते हैं कि जो रिजल्ट है n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी क्या होगा, ट्रू होगा। तो इसको अगले पेज पर लेते हैं। तो n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए जब हम करेंगे तो हमारे जो स्टेटमेंट है जो n लिखा हुआ है यहाँ पर, उस n की जगह क्या आ जाएगा, k प्लस 1 आ जाएगा। तो मैं इसको अगले पेज पर लिख रहा हूँ। तो जैसे a b और ये जो n लिखा हुआ है इस n की जगह पर हम क्या लिख देंगे, k प्लस 1। ठीक है, और इसके सामने वाला नहीं लिखेंगे क्योंकि ये हमें प्रूव करना पड़ता है। तो अब हम k प्लस 1 के लिए इसको प्रूव करने जा रहे हैं कि ये ट्रू होगा या नहीं। तो देखिएगा किस तरीके से करेंगे। तो a b की पावर k प्लस 1 है तो इसको लिखेंगे a और b की पावर k इंटू बी। बताओ ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। ये जो k प्लस 1 था इसको हमने स्प्लिट कर दिया, b की पावर k और b लिख दिया। ठीक है, इसके बाद जो इक्वेशन 1 में हमें रिजल्ट मिला है कि a b की पावर k को हम क्या लिख सकते हैं, b की पावर k इंटू ए, तो वो लिख देते हैं। ये जो इतना है इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, b की पावर k इंटू ए और साथ में b। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे कि ये जो बी के है ये तो ऐसे ही रहेगा, और ये जो ए बी है ए बी की जगह पर हम लिख देंगे बी ए बी की जगह बी ए क्यों लिख दिया, ये देखो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ए बी जो है वो किसके इक्वल है, बी ए। ठीक, अब बी की पावर के इंटू बी जो है दोनों को एक ब्रैकेट में लिख देंगे इस तरीके से, बी की पावर के इंटू बी और ए रह जाएगा बाहर। अब इसको हम लिख देंगे b की पावर k प्लस 1 इंटू ए। ठीक है, तो हमने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव कर दिया है, क्योंकि हमारा जो pn वाला स्टेटमेंट था वो इस तरह से था कि a b की पावर n इज इक्वल टू b की पावर n a। तो ये जो n होता है इसकी जगह k प्लस 1 आना होता है, उससे हमारा प्रूव हो जाता है। तो देखो a b की पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू b की पावर k प्लस 1 a बी की पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू बी की पावर k प्लस 1 a। आ गया ना, जहाँ जहाँ पर n था वहाँ पर क्या आ चुका है, k प्लस 1 आ चुका है। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट था ये वाला कि a b की पावर n इज इक्वल टू बी की पावर n इंटू ए होगा सभी नेचुरल नंबर के लिए, तो ये हमने प्रूव कर दिया है। अब हम इसके अगले वाला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले इसको एक बार पूरे को देख लेते हैं, फर्स्ट पार्ट को। तो जो स्टेटमेंट था उसे हमने क्या माना, Pn, उसके बाद P1 रख के देखा कि LHS RHS इक्वल आ रहे या नहीं आ रहे। तो हमारे में अभी आया था ए बी इज इक्वल टू बी, लेकिन हमने इसका इस्तेमाल किया है जो गिवन था, बी ए की जगह क्या लिखा जा सकता है, ए बी। तो बी ए की जगह हमने ए बी लिख दिया, दोनों तरफ का इक्वल आ गया, तो उससे साबित होता है कि n इज इक्वल टू 1 पे ये क्या है, ट्रू है। उसके बाद हम ये मान लेते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है n इज इक्वल टू के के लिए भी क्या होगा, ट्रू होगा। तो दोनों n की जगह हमने क्या लिख दिया, k लिख दिया, इक्वेशन 1 बना दी जो आगे p k प्लस 1 को प्रूव करने में हमारे काम आएगी। फिर हमने लिखा कि मान लेते हैं कि ये जो रिजल्ट है ये n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए भी क्या होगा, ट्रू होगा। तो ये जो n दिखाई दे रहा है अभी हम इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, k प्लस 1। अगले पेज पर हमने यही किया है। तो ये जो n था इसकी जगह पर हमने क्या लिख दिया, k प्लस 1। ठीक है, उसके बाद b की पावर k प्लस 1 को हमने लिखा b की पावर k इंटू बी। ठीक है, फिर a b की पावर k जो है उसकी जगह लिखा b की पावर k इंटू ए, इक्वेशन फर्स्ट से ये। ठीक है, यहाँ पे मैं साइड में लिख भी देता हूँ
कि जो ए बी की पावर के है उसे लिखा जा सकता है बी की पावर के इंटू ए। कहाँ से? इक्वेशन फर्स्ट से। ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया कि ए बी की जगह बी ए लिख दिया, क्योंकि ये गिवन था। ए बी जो है वो किसके इक्वल है? बी ए के। ये दे रखा है गिवन, वो लिख दिया। ठीक है। फिर b और b की पावर k को एक ब्रैकेट में लिख के b की पावर k प्लस वन बना दिया। तो a b की पावर k प्लस वन किसके इक्वल आ गया? b की पावर k प्लस वन इंटू ए के। यानी कि हमारे जो स्टेटमेंट है, जो n होता है उसकी जगह क्या आ जाना चाहिए? k प्लस वन आ जाना चाहिए। तो वो हमारे में आ चुका है। तो इसका मतलब हमारा जो रिजल्ट है वो n इजिकल टू k के लिए, सॉरी k प्लस वन के लिए क्या हो चुका है? ट्रू हो चुका है। ठीक है। तो इसके लिए मैं लिख देता हूँ। ठीक है। तो इस तरीके से मैंने लिख दिया कि देयरफॉर द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इजिकल टू k प्लस वन। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के सवाल का जो आखिरी लाइन होती है उसमें बस प्रूव करने के लिए ये होता है कि जहाँ पर n होता है उन दोनों जगह पर क्या आ जाना चाहिए? k प्लस वन। अगर आप ऐसा ले आते हैं तो आपका सवाल प्रूव हो जाएगा। तो हमारे सवाल में ए बी की पावर n था, तो ए बी की पावर क्या आना चाहिए? k प्लस वन। फिर b की पावर n इंटू ए था, तो b की पावर k प्लस वन और a आ जाना चाहिए। ठीक है। तो वो हमने एंड में साबित कर दिया, ए बी की पावर k प्लस वन इक्वल टू बी की पावर k प्लस वन इंटू ए। ठीक है। ये चीज़ आ चुकी है। तो सवाल का एक हिस्सा पूरा हो चुका है। अब हम प्रूव करने जा रहे हैं सेकेंड पार्ट को। सेकेंड पार्ट में जो हमारा स्टेटमेंट रहेगा वो ये रहेगा, ए बी की पावर n इजिकल टू ए की पावर n बी की पावर n। इसको हम प्रूव करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा जरा। पी एन जो बनेगा वो बनेगा ए बी की पावर n इज इक्वल टू ए एन और बी एन। ठीक है। तो पहले वही सब चीज़ें रिपीट होंगी। पहले पी वन आएगा, फिर पी के आएगा, और उसके बाद क्या आएगा? पी के प्लस वन। सारे जो हैं मतलब वही मेथड होते हैं, रिपीटेड मेथड होता है सबका, सब कुछ। ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा जरा सवाल को। पी वन पे चेक करते हैं कि स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं। तो ए बी की पावर वन इज इक्वल टू ए की पावर वन बी की पावर वन। फिर ए बी की पावर वन तो ए बी आ जाएगा, और इधर भी ए बी आ जाएगा। ठीक है। बराबर आ गया दोनों तरफ का, तो क्या लिख दिया जाएगा? विच इज ट्रू। ठीक है। तो n इजिकल टू वन के लिए क्या हो चुका है? ट्रू हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं आगे और लिखते हैं कि लेट द रिजल्ट बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के। मान लेते हैं कि ये जो रिजल्ट है ये n इज इक्वल टू के के लिए क्या होगा? ट्रू होगा। तो ये जो n है, जितने भी इनकी जगह पर हम क्या लिखें? k लिखें। ए बी की पावर क्या आ जाएगा? k इक्वल टू ए की पावर k और b की पावर k। और हमेशा की तरह से यहाँ पे बनेगी इक्वेशन नंबर वन, जो आगे हमारे काम आएगी। अभी अभी हमने पिछले सवाल में भी देखा था कि किस तरह से इस इक्वेशन का इस्तेमाल होता है। ठीक है। अब k प्लस वन के लिए चलते हैं कि लेट द रिजल्ट होल्ड फॉर, ये भी लिख सकते हैं, होल्ड फॉर n इज इक्वल टू के प्लस वन। मान लेते हैं कि ये रिजल्ट n इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए भी क्या होगा? ट्रू होगा। कई बार हम ये भी लिखते हैं कि वी हैव टू प्रूव दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के प्लस वन, ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है। तो अभी हम इसको अगले पेज पर लेते हैं। तो ए बी की पावर k प्लस वन को अगले पेज पर लिख दिया मैंने। ये जो था कि पहले हमने n के लिए प्रूव कर दिया था, फिर n की जगह वन रख दिया था। उसके बाद जो है n की जगह हमने k रख दिया था, इक्वेशन वन बन गई थी। और अब हम प्रूव करने जा रहे हैं किसके लिए? k प्लस वन के लिए। तो n की जगह k प्लस वन लिखना होता है। ठीक है। ये सवाल का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, तो इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा ज़रा। तो ए बी की पावर k प्लस वन को अब हम स्प्लिट करके लिख सकते हैं ए बी की पावर k इंटू ए बी, इस तरह से। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मान लो कि टू की पावर थ्री लिखा है, तो उसको तुम टू की पावर टू इंटू टू की पावर वन लिख सकते हो। ठीक है। तो ये जो पावर थी इसको स्प्लिट कर दिया इस तरह से। इसके बाद ए बी की पावर k जो है उसकी जगह लिखेंगे ए के और बी के। ये हमने कैसे लिख दिया है? अभी अभी प्रूव किया है। ए बी की पावर k को
आप आसानी से ए के और बी के लिख सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में हमने इसको प्रूव किया है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ए बी की पावर के को ए के इंटू बी के लिखा जा सकता है। इक्वेशन फर्स्ट में हमने अभी अभी प्रूव किया है, ठीक है। इस और ये वाला पार्ट ऐसे ही रहने देते हैं, ए बी, ठीक है। इसके बाद ए के को ऐसे ही रहने दो, इन दोनों को एक ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, बी के इंटू ए, और ये जो बी है ये रह जाएगा बाहर ही, ठीक है। हमने बीच वाले दोनों को एक ब्रैकेट के अंदर लिख दिया है, ठीक है। अब इनका क्या करना है, इनको ये जो बी की पावर के इंटू ए है, इसकी जगह देखो हम क्या लिखेंगे, बी की पावर के इंटू ए की जगह हम लिख सकते हैं ए बी की पावर के। ये हमने फर्स्ट पार्ट जो किया था, फर्स्ट पार्ट वहाँ पे हमने ये प्रूव किया था कि बी के ए को ए बी के लिख सकते हैं, या ए बी के को बी के ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास बी के ए है, उसकी जगह हम ए बी के लिखेंगे। ध्यान से देखिए, जरा बी के ए की जगह हम लिखेंगे ए बी के इंटू बी, ठीक है। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, ए के इंटू ए, बी के इंटू बी, और ए के और ए मिलके बना देंगे ए की पावर के प्लस वन। इसी तरह से बी के इंटू बी मिलके बना देंगे बी की पावर के प्लस वन, ठीक है। तो जो हमारा स्टेटमेंट था, शुरुआती स्टेटमेंट इस वाले पार्ट का, वो ये था कि ए बी की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एन बी की पावर एन, ए बी की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एन और बी की पावर एन, ठीक है। तो अभी इसमें प्रूव करने के लिए क्या होता है कि n की जगह k प्लस वन आना चाहिए ऐसे, और इधर भी k प्लस वन और k प्लस वन। अगर आप ऐसा ले आते हैं तो आपका सवाल प्रूव हो जाएगा। तो देखो हम ऐसा ही तो ले आए, ए बी की पावर k प्लस वन को हमने प्रूव कर दिया कि वो a की पावर k प्लस वन और b की पावर k प्लस वन के इक्वल है, ठीक है। एंड में वो हम लिख देंगे स्टेटमेंट की हैंस बाय PMI the result is true for n is equal to k plus वन, ठीक है। for all n belongs to capital N, ठीक है। तो एक बार फिर से पूरे सवाल को ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। तो पूरे सवाल को एक बार फिर से समझ लेते हैं, क्योंकि बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है और थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी हो सकता है कहीं कहीं पर। तो इस सवाल के दो हिस्से थे, एक तो ये ए बी की पावर एन इक्वल टू बी की पावर एन इंटू ए, और दूसरा ये ए बी की होल पावर एन इक्वल टू ए की पावर एन इंटू बी की पावर एन। तो इन दोनों को हमें प्रूव करना था प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की मदद से। एक और चीज़ थी कि जो सेकंड पार्ट प्रूव होगा वो फर्स्ट पार्ट की हेल्प से प्रूव होगा, यानी कि पहले इसको प्रूव करेंगे और उसके बाद ये प्रूव होगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में ज़्यादा तो चीज़ें कुछ खास होती नहीं कि जो मुश्किल हो। पहले हमें P1 करना होता है, फिर Pn आता है, Pk आता है, उसके बाद Pk प्लस वन आता है। इस तरह से 3 स्टेप होते हैं। तो सबसे पहले P1 पे LHS RHS दोनों के आ जाने चाहिए, इक्वल आ जाने चाहिए। तो हमने क्या किया, n की जगह जब 1 रखा इधर भी, फिर इधर BA आ गया था, BA की जगह हमने क्या लिख दिया था AB, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि BA जो है वो AB के इक्वल है। मैट्रिक्स के केस में आप अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते AB इज इक्वल टू BA, अगर क्वेश्चन में दिया है तो ही लिख पाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही हमने BA की जगह AB लिखा तो LHS RHS प्रूव हो गया, यानी कि 1 पे ट्रू हो गया। फिर हमने n की जगह k रख के एक स्टेटमेंट बना दिया नया, और फिर Pk प्लस वन के लिए अगले पेज पर प्रूव करने के लिए चले गए। फिर हमने n की जगह k प्लस वन रख दिया, ठीक है। n की जगह k प्लस वन लिखने के बाद हमने इस b को स्प्लिट कर दिया, b की पावर k इंटू बी लिख दिया। फिर उसके बाद a b k की जगह लिखा b k इंटू ए, क्योंकि हम ये इक्वेशन फर्स्ट में प्रूव कर चुके थे, ठीक है। उसके बाद ए बी की जगह हमने क्या लिख दिया बी ए, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था। उसके बाद b की पावर k इंटू बी क्या बन जाएगा, b की पावर k प्लस वन, और इस तरह से ये पहला पार्ट प्रूव हो गया था। और बिल्कुल इसी तरीके से हमने सेकंड पार्ट को भी प्रूव करना शुरू कर दिया। सेकंड पार्ट का Pn वाला स्टेटमेंट ये था, n की जगह 1 रख के देखा दोनों तरफ बराबर आ गया। फिर हमने n की जगह k रख दिया, इक्वेशन फर्स्ट बन गई। k प्लस वन के लिए हम आगे ले गए,
ये था। इसको हमने दो पार्ट में स्प्लिट करके ए बी की पावर के इंटू ए बी लिख दिया, ठीक है। उसके बाद ए बी की पावर के को हम लिख सकते हैं ए की पावर के इंटू बी की पावर के। इक्वेशन फर्स्ट में हमने ये प्रूव किया था, सेकंड पार्ट की इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। और उसके बाद हमने इन दोनों को एक ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, फिर b की पावर k इंटू ए की जगह a b की पावर k लिख दिया, ठीक है। क्योंकि ये भी हम प्रूव कर चुके हैं। देखो b की पावर k इंटू ए को b की पावर k इंटू ए को a b की पावर k लिखा जा सकता है, ठीक है। ये हमने दिखाया था पार्ट फर्स्ट की इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक। तो हमने पार्ट फर्स्ट का इस तरह से यहाँ पे इस्तेमाल किया है कि b की पावर k की जगह a b की पावर k लिख दिया है। तो इसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइड में कि b की पावर k इंटू ए को लिखा जा सकता है a b की पावर k, ठीक है। ये पार्ट फर्स्ट का जो फर्स्ट इक्वेशन है वहाँ से लिया गया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया कि इसको ब्रैकेट को ओपन कर दिया, दोनों का बेस सेम था, पावर प्लस हो गई, इधर भी बेस सेम था, पावर प्लस हो गई, ठीक है। तो प्रूव हो गया। मैंने बता दिया था कि किस तरीके से प्रूव होता है। जहाँ पे n होता है उसकी जगह क्या आ जाना चाहिए, k+1 आ जाना चाहिए। तो इस तरह से दोनों पार्ट हो गए हैं। मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन तो है, लेकिन अगर आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। और इस सवाल में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप ऐसा अपनी मर्जी से बिल्कुल नहीं कर सकते। ए बी इजिकल टू बी ए, ये आप तभी कर सकते हैं जब क्वेश्चन में दिया गया, क्योंकि ये दोनों के दोनों मैट्रिक्स हैं और मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, ठीक है। और दूसरी बात कि जैसे ए बी की पावर के लिखा हुआ है तो इसे अपनी मर्जी से ए के और बी के नहीं लिखा जा सकता। अगर क्वेश्चन में प्रूव कर रखा है तो ही लिखा जा सकता है। तो हमने अपने सवाल में इस चीज़ को प्रूव किया था। यहाँ पर इस स्टेटमेंट के हिसाब से ए बी की पावर एन को जैसे ए की पावर एन बी की पावर एन लिख सकते हैं, ऐसे ही ए बी की पावर के को ए की पावर के इंटू बी की पावर के लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से चीज़ों को लिख सकते हैं, अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते। तो उम्मीद है कि सवाल समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें हमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है। मैट्रिक्स ए इजिकल टू अल्फा बीटा गामा और माइनस अल्फा, ठीक है। सच दैट ए स्क्वायर इजिकल टू आई। ए स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है, आई के। आई का मतलब यहाँ पे क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये चार ऑप्शन दे रखे हैं कि इनमें से कौन सा सही है, इसका पता लगाना है। तो इसका पता लगाने के लिए हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये ए स्क्वायर लिखा हुआ है। तो पहले हम मैट्रिक्स ए की मदद से क्या फाइंड करेंगे, ए स्क्वायर। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। ए अगर अल्फ़ा बीटा गामा और माइनस अल्फ़ा है तो ए स्क्वायर क्या होगा। ए स्क्वायर निकालने के लिए ए डॉट ए लिखा जाएगा, इसके बाद ए की वैल्यू अल्फ़ा बीटा गामा और माइनस अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा बीटा गामा और माइनस अल्फ़ा, ठीक है। ए स्क्वायर निकाल रहे हैं हम पहले। अब इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे, बड़े ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में, तो अल्फ़ा की अल्फ़ा में होगा क्या आएगा, अल्फ़ा स्क्वायर। बीटा की अल्फ़ा में होगी तो बीटा अल्फ़ा, ठीक है। अब फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में, अल्फ़ा की बीटा में होगी अल्फ़ा बीटा और बीटा की अल्फ़ा में होगी तो माइनस का अल्फ़ा बीटा, ठीक है। अब सेकंड रो की मल्टीप्लाई दोनों में, गामा की इसमें करेंगे तो गामा अल्फ़ा गामा, और अल्फ़ा की इसमें करेंगे तो माइनस का अल्फ़ा और गामा। गामा की बीटा में करेंगे तो बीटा इंटू गामा, और अल्फ़ा की अल्फ़ा में करेंगे अल्फ़ा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ठीक है। उसके बाद अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा ऐसे ही रहेगा। ये दोनों कैंसिल होकर जीरो आ जाएगी, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, ज़ीरो आ जाएगी। और बीटा गामा और प्लस अल्फ़ा स्क्वायर ये आ गया, ठीक है। अब हमारे क्वेश्चन के हिसाब से जो ए स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, आई के। ए स्क्वायर आई के इक्वल है, तो ठीक है, इसको लिख देते हैं। नाउ ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, ठीक है। ए स्क्वायर आई के इक्वल है तो ए स्क्वायर की वैल्यू पूरी रखेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा गामा 0 0
बीटा गामा और अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू, आई की जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स रख देंगे सेम ऑर्डर का। अगर ये सेकंड ऑर्डर का है तो इसके सामने सेकंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स रखा जाएगा 1 0 0 और 1। ठीक है। अब मैट्रिक्स में क्या है कि हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करवा सकते हैं, तो इसको यहाँ पे देख लीजिएगा। तो ये जो अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा गामा ये किसके इक्वल आ जाएगा 1 के। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1। दूसरे में भी सेम ही है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1, तो उसको लिखने से कोई फ़ायदा नहीं, जो भी आंसर आना होगा वो इसी से आ जाएगा, क्योंकि दोनों से सेम ही आंसर आएगा। ठीक है। अब हम हमारे जो चार ऑप्शन है उनको देखते हैं क्या है वो चार ऑप्शन। ये है कि 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 0, 1 माइनस ये, इस तरीके से चार ऑप्शन है। चारों ऑप्शन में 1 जो है वो हम देख रहे हैं कि राइट साइड में ही है, सॉरी लेफ्ट में है। तो ये जो 1 है इसको देखते हैं कि किस तरीके से करते हैं। तो इन चारों में से किससे मैच करेगा देख लेते हैं कि 1, हम देख रहे हैं कि 1 इन चारों में क्या है पॉजिटिव है, तो 1 को इधर ही रहने देता हूँ मैं राइट साइड में, इन सबको उधर ले जाता हूँ। तो ये 0 बचेगा इधर, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर और माइनस बीटा गामा। ठीक है। तो अब ये कौन से मैच कर रहा है चेक कर लेते हैं। 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू 0, ये वाले से, सी वाले से मैच कर रहा है। तो जो आंसर है वो क्या हो गया, आंसर हो गया सी। ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन था, एक बार फिर से देख लीजिए क्या था। मैट्रिक्स ए दे रखा था और ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई दे रखा था। तो पहले हमने क्या करा, ए स्क्वायर निकाला। ए स्क्वायर निकालने के लिए ए इंटू ए लिखा, दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, ये आ गया। फिर हमने ए स्क्वायर को किसके इक्वल रख दिया, आई के। ठीक है। ए स्क्वायर को आई के इक्वल रख दिया, आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का, अगर ये सेकंड ऑर्डर का है तो उसे भी सेकंड ऑर्डर का ही रखेंगे। फिर इसके बाद हम इनको क्या करेंगे, कंपेयर करवाएंगे। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसी ऑर्डर का रखा जाएगा जिस ऑर्डर का इधर होगा। फिर हम इनको कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करवा देंगे। तो अल्फा स्क्वायर बीटा गामा को हमने किसके इक्वल रख दिया, 1 के। ठीक है। फिर हमने देखा कि हमारे जो चारों ऑप्शन है उनमें 1 पॉजिटिव था, तो 1 को हमने इधर ही रखा, बाकी सारी चीज़ें उधर ले गए। तो उसके बाद हमारा जो ऑप्शन सी है वो मैच कर गया। ठीक है। तो उम्मीद है कि ये वाला सवाल भी आपके समझ में आ गया होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। ये भी बड़ा अच्छा सवाल है, इसको ध्यान से ज़रा समझिएगा। लिखा है कि इफ़ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। एक मैट्रिक्स ए जो है वो दोनों है, मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। तो लिखेंगे इफ ए इज सिमेट्रिक, अगर ए सिमेट्रिक है तो हम लिख सकते हैं ए डैश इज इक्वल टू ए। ठीक है। और इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो हम लिख सकते हैं ए डैश इज इक्वल टू माइनस का ए। ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हमें सवाल में दी हुई हैं कि ए जो है वो सिमेट्रिक भी है और वो स्क्यू सिमेट्रिक भी है। सिमेट्रिक है तो ये लिखेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये लिखेंगे। नाउ चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ए एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा, ए एक ज़ीरो मैट्रिक्स होगा, ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, या फिर नन ऑफ दिस। तो इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करके हम देखेंगे कि ए जो मैट्रिक्स है वो किस टाइप का होगा। तो सबसे पहले मैं ये वाला पार्ट ले लेता हूँ, ए डैश इज इक्वल टू ए। ठीक है। उसके बाद देखो ए डैश की जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ए लिख सकते हैं। तो इस ए डैश की जगह मैं माइनस ए लिख देता हूँ, सामने क्या है ए है। ठीक। ये ए उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो इधर रह जाएगी 0। ठीक। 2 आ जाएगा डिवाइड में, तो 0 के डिवाइड में आके 0 ही बनेगा ए। तो ए जो है वो क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ए इज अ ज़ीरो मैट्रिक्स। ए जो है वो क्या है, ज़ीरो मैट्रिक्स। तो बड़ा सिंपल सवाल था लेकिन थोड़ा सा दिमाग तो लगाना ही था। एक बार फिर से देखते हैं। मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। ठीक है। तो अगर वो सिमेट्रिक है तो ये लिखेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये लिखेंगे। उसके बाद हमें ये डिसाइड करना था कि वो इन चारों में से क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगा, ज़ीरो मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, या फिर नन ऑफ दीज होगा। तो उसके लिए हमने क्या किया
कि जो इन दोनों में से किसी से भी शुरुआत कर सकते हैं। ये वाला हमने ले लिया, ए डैश इजिकल टू ए। फिर अगले पार्ट में ए डैश की जगह हमने माइनस ए लिख दिया है, दिया हुआ था। फिर ए को उधर ले जाके उधर जाके प्लस हो गया, 2 डिवाइड में चला गया, 0 के 0 बन गया। तो इससे साबित हुआ कि ए जो है वो क्या है, जीरो मैट्रिक्स है। समझ गए होंगे, ठीक है। अगर मान लो हम इससे शुरुआत करते हैं तो क्या करेंगे, इधर देखो, ए डैश इजिकल टू माइनस ए। उसके बाद ए डैश की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, माइनस ए। माइनस ए इधर आके प्लस ए हो जाएगा, इजिकल टू 0, ठीक है। 2a इजिकल टू 0, तो a इजिकल टू क्या आ गया, 0। तो दोनों ही तरीके से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 14 था। मिसलिनियस का हर सवाल इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी सवाल को बेकार नहीं समझना चाहिए। तो उम्मीद है कि ये भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं 15 क्वेश्चन की ओर। ये है सवाल नंबर 15 और ये एक्सरसाइज का आखिरी सवाल है। इस सवाल के साथ ही आपका चैप्टर भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो चैप्टर तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। आपको ना तो कोई एग्जाम्पल छोड़ना, ना ही मिसलिनियस का कोई सवाल छोड़ना, क्योंकि यही एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा आते हैं, ठीक है। और आप हर वीडियो में बार बार रिपीट करके चीज़ों को देख सकते हैं। कुछ समझ में नहीं आता तो मुझे कमेंट्स में लिखा करें या फिर मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेजा करें ज़रूर, ठीक है। तो फिलहाल इस सवाल को समझ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। ए जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और ए स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए के, ठीक है। और ये भी दे रखा है आई प्लस ए का जो क्यूब है -7 है, वो इनमें से किसके इक्वल होगा। ये मतलब हमारा क्वेश्चन हो गया कि ये जो चीज़ है ये इनमें से किसके इक्वल होगी। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, आई प्लस ए का होल क्यूब -7 है, ठीक है। अभी अगर मैं तुमको ना बताऊं तो तुम इसके बारे में क्या सोच रहे हो, तो तुम इसमें क्या कर सकते हो। तो आप में से ज़्यादातर लोग सही सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पर a प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल उसी को हम करेंगे। a प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। और लास्ट में क्या है, माइनस का 7a। तो इसमें पूरे में हमने यहाँ तक फार्मूला लगा दिया, लास्ट में माइनस का 7a था, ठीक है। अब हम यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनका इस्तेमाल करने वाले हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में क्या होता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कुछ भी पावर हो, आई हो, आई स्क्वायर हो, आई क्यूब हो या आई की पावर n हो, वो सब आई के बराबर होते हैं, ठीक है। तो आई की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं, ठीक है। ए क्यूब को हम लिखेंगे ए स्क्वायर इंटू ए। ऐसा मैंने इसलिए लिखा क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ए स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, इसीलिए इस क्यूब को स्क्वायर में स्प्लिट करना ज़रूरी था। 3 स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, आई की कितनी भी पावर हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कितनी पावर हो, आप उसको आसानी से आई लिख सकते हैं, इंटू ए। 3 ए स्क्वायर की जगह क्या लिखा जाएगा, ए लिखा जाएगा, -7a, ठीक है। तो यहाँ पे साइड में लिख दीजिएगा कि जो ए स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, ए के। क्लियर। तो इस स्टेप में हमने ए क्यूब को स्प्लिट करके ए स्क्वायर इंटू ए लिख दिया है, आई स्क्वायर की जगह आई लिख दिया है, आई क्यूब की जगह आई लिख दिया है, ए स्क्वायर की जगह ए लिख दिया है क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो ये सब चीज़ हमने की है यहाँ पे। इसके बाद आई, फिर से ए स्क्वायर की जगह पे क्या लिख दिया जाएगा, ए डॉट ए। 3 आई की ए में मल्टीप्लाई करके ए आएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स आता है। फिर से आई की ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आएगा, -7a। आई इंटू ए इज इक्वल टू ए, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। इसके बाद आई ऐसे ए की ए में करके क्या आएगा, ए स्क्वायर आएगा, 3a और 3a 6a और 7a,
चलो पहले मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, बाद में इकट्ठा कर लेंगे इस तरह से, ठीक। आई ऐसे, ए स्क्वायर की जगह फिर से हम क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। 3 और 3 6 ए और -7 ए, ठीक। इसके बाद आई 6 ए और 1 ए कितना हो गया, 7 है, -7 है, इससे कट जाएगा और हमारे पास फाइनली क्या बचेगा, आई बचेगा। और इन चारों में से हमारा जो आंसर है वो ये वाला है, ठीक है। तो आंसर कौन सा हुआ, सी। तो इसका मतलब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, हमें जो निकालना था हमने उसको लिख दिया, फिर a+b के होल क्यूब का फार्मूला लगा दिया, ठीक है। फिर हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी इस्तेमाल की कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कुछ भी पावर हो आई ही लिखेंगे उसको, तो आई क्यूब को आई लिख दिया। ए क्यूब को स्प्लिट करके ऐसे लिख दिया क्योंकि ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ए थी, आगे जाके ए स्क्वायर की जगह हमने ए लिखा। इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए आसानी से हमने अपने सवाल को प्रूव कर दिया है। तो इसी के साथ आपका जो चैप्टर है मैट्रिक्स चैप्टर वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। बाद में कभी मतलब जब एग्ज़ाम नज़दीक आएंगे तो हम इनके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं और जो वो सैम्पल पेपर वगैरह होते हैं उन सब को जब करेंगे तो हम बोर्ड के पेपर में आने वाले सवाल को अच्छी तरह से देख पाएंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए जिन्होंने नहीं कर रखा है, ताकि आपको जो वीडियोज़ आती हैं नई उनके नोटिफिकेशन मिल सके। और जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा दिया करें ज़रूर। अगर सवाल समझ में आते हैं तो उनको लाइक ज़रूर किया करें। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम चैप्टर 4 स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। ओके।